हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है राहुल गांधी न्यू स्टैंड अप कॉमेडी रिव्यू। 100% पेन, दर्द है दर्द। तो चलो भैया, वही कैम्ब्रिज वाले जो चल रहे हैं, पर उसमें तो लेडी नहीं थी, इसमें तो पता नहीं, इस फोटो में पता नहीं कितनी इंटरव्यू हो रही है, मैं समझ नहीं आ रहा। पता नहीं, पहले वीडियो देखते हैं, उससे पहले मैं कमेंट नहीं करूंगी कुछ, पहले मैं वीडियो देखूंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारी सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पेन लेने के लिए देखेंगे, दर्द चाहिए हमें। Wholesale inflation, I'm told, has now reached 15%. And yet, the BJP is winning elections and the Congress is not. Why is this happening? Polarization and total dominance of media. Yeah? Right? भाई साहब कहते हैं कि कांग्रेस इसलिए हार रही है क्योंकि पोलराइजेशन हो रहा है और बीजेपी सारी मीडिया को कंट्रोल करती है। हाँ, नहीं, सही बात है, और तो कोई रीजन हो नहीं सकता। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। बड़ा हरामी हो बेटा। मैडम सॉरी, परसों मैं भाषण सुन रहा था और मैं ऐसे हिला। This morning I got up in the night. I got up at night. इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। ऑनेस्टली यार, और तो कोई रीजन मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। अब देखिए, मुझे पता है कि इंडियन यूथ कांग्रेस जो है एक स्टैंड अप कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए विनिंग एंट्री ऑलरेडी आ चुकी है। इन भाई साहब को कोई भी नहीं हरा सकता। तो देखिए, आज आपके लिए मैंने राहुल गांधी जी की लेटेस्ट जो स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल है, जो उन्होंने इस बार लंदन में अपनी ऑडियंस के लिए किया है, उसको देखा है और आपके लिए रिव्यू भी किया है। तो मुझे आशा है कि आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। और मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अगर ये वीडियो देख के आपके दिमाग का पेट खराब हो जाता है तो प्लीज मेरे पे नाराज मत होना। India is not described as a nation. In our constitution, the line is India, that is Bharat, is a union of states. अरे सर, अगर इंडिया नेशन नहीं है तो गांधी जी किसके फादर थे? नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आपकी पार्टी देखिए फेसबुक पे खुद क्या लिख रही है। कुछ भी मतलब कालिदास जी, जिन्होंने इतनी सदियों पहले भारत का डिस्क्रिप्शन दिया था, वो इस समय पर सोच रहे होंगे मेरे को फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। जो हमारे वेदों में, हमारी स्मृतियों में, हमारे पुराणों में भारत का, आर्यवर्त का और जम्बू द्वीप का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो भी मजाक मजाक में ही दे दिया होगा। छत्रपति शिवाजी और पेशवा बाजीराव जब पूरे भारत को मुगलों के चंगुल से छुड़ाने की बात कर रहे थे और हिंदू पद पातशाही डेवलप करने की बात कर रहे थे, वो भी मजाक ही कर रहे होंगे। अरे सर, यूनियन कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थोड़ी ही है कि एक दिन बोर हो गए तो अलग हो गए। सर जी, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा है कि जो फेडरेशन है इंडिया का, वो एक यूनियन इसलिए है क्योंकि इस यूनियन को कोई भी नहीं तोड़ सकता। भले ही देश अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये देश हमेशा एक सिंगल यूनाइटेड एंटिटी है। On the institutions that allow the conversation to take place. क्या बोल रहा है, मैं तो समझ ही नहीं आती। There is a crushing effect on all these institutions. There is an attack on the constitution. There is an attack on the election system. There is an attack on the broad institutional framework of the country. अरे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक हो रहा है, कैसे इलेक्शन पे अटैक हो रहा है? सर जी, बूथ कैप्चरिंग जो हुआ करती थी 80s के दशक में, 90s के दशक में, 2000 में भी, वो तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो इससे तो यार इलेक्शन की जो इंटेग्रिटी है वो तो बड़ी ही है। और आप यार कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक की बात कर रहे हो। जब जबरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन को आप तोड़ मरोड़ रहे थे तब अटैक नहीं हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन पे। जब शाहबानो का जजमेंट आने के बाद आपने विशेष समुदाय को अपीज करने के लिए जबरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन में कानून घुसेड़ा था, तब अटैक नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन पे। जब आपने जबरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर शब्द घुसेड़ दिया था, तब अटैक नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन पे। जब आपने जबरदस्ती एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को अपीजमेंट के लिए आर्टिकल
370 गिफ्ट में दे दिया था, तब अटैक नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन पे? यार जितनी प्लास्टिक सर्जरी राखी सावंत ने नहीं करवाई है, उससे ज्यादा सर्जरी तो कॉन्स्टिट्यूशन की आपने कर रखी है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन का हाल हंगामा फिल्म के राजपाल यादव जैसा कर रखा है। आपको याद है जब सोनिया गांधी जी ने एक शैडो कैबिनेट बनवाई थी जिससे मनमोहन सिंह को एक पपेट प्राइम मिनिस्टर बना दिया था और वो खुद देश पर राज कर रही थी, तब कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक नहीं हुआ था? अरे यार आपने कॉन्स्टिट्यूशन की गांड मार रखी है और फिर कॉन्स्टिट्यूशन से पूछते हो कि डिक्की में दर्द क्यों हो रहा है? Who killed Hannibal? Who killed Hannibal? The single biggest attack on Manusmriti in Indian history is the Constitution of India. There is no bigger attack on Manusmriti than the Constitution of India. वाह, बीजेपी मनुस्मृति को सपोर्ट करती है जबकि कांग्रेस मनुस्मृति के खिलाफ है। इसको सुन के बीजेपी के जो सबसे बड़े आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन है वीर सावरकर, वो भी सोच रहे होंगे कि यार कभी सालों मेरी किताब भी पढ़ लिया करो। कसम से इंडिया में आपको वीर सावरकर से बड़ा एंटी कास्ट एक्टिविस्ट ढूंढने में मुश्किल होगी। और ऑनेस्टली यार आप एक इंडिया का इनफॉर्मल सर्वे भी करके देखो, आपको इंडिया में 100 घरों से ज्यादा मनुस्मृति नहीं मिलेगी। मेजॉरिटी इंडिया के घरों में आपको क्या मिलेगा? गीता, रामायण, पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति नहीं मिलेगी। तो एक ऐसी किताब जो 95% इंडियंस ने पढ़ी भी नहीं है, उनकी घरों में है भी नहीं, उस किताब का इस्तेमाल करके बीजेपी कैसे लोगों को कंट्रोल करेगी? मतलब ये तो यही कहने के बराबर हो गया कि बीजेपी इंडिया को आर्चीज कॉमिक बुक के हिसाब से कंट्रोल कर रही है। माफ करना यार, वो ट्रेलर का खौफ अभी तक गया नहीं है। ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन में आरएसएस घुस रही है। Framework. Our job, and not just our job, the job of the opposition is to defend that conversation. To make sure that the structures of that conversation, the constitution, the institutions are not captured by the RSS by one idea, but they are accessible to all the states. अरे सर, जितने बांग्लादेशियों को ममता बनर्जी ने जबरदस्ती बंगाल में नहीं घुसाया है, उससे ज्यादा तो आपने अपने चमचों को भारत के इंस्टीट्यूशंस में घुसाया है। आपकी पार्टी ने नूरुल हसन जैसे कम्युनिस्टों को भारत का पूरा एजुकेशन सिस्टम सौंप दिया था। आपकी पार्टी ने रोमिला थापड़, बिपिन चंद्र और इरफान हबीब जैसे लोगों को इंडिया के एजुकेशन सेक्टर पर मोनोपोली दे रखी थी, और ऐसी मोनोपोली की कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में अलाउड ही नहीं था। सीताराम गोयल, राम स्वरूप, हामिद दलवई जैसे बड़े स्कॉलर्स इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। आपके चमचों ने तो ऐसी इन्फिल्ट्रेशन कर रखी थी इंडिया में कि पत्रकार मिनिस्टर डिसाइड कर रहे थे। मंत्री नहीं बने थे जिस दिन अपने न्यूज रूम में बैठ के वो मंत्रिमंडल डिसाइड करते थे, हेलो गुलाम, और बताते थे उनको कि फलाने को मंत्री बना दो, फलाने को मत बताना। फलाने को मंत्री बनाने के लिए मेरे से फलाने ने कहा है, उस फलाने को मंत्री मत बनाना क्योंकि उसके लिए मेरे से उस फलाने ने कहा। तब ना मंत्री बनाए उनसे, न्यूज रूम से बनाए गए उनसे, जब मंत्रिमंडल उनके दफ्तर में बैठ के बनाए जा रहे थे, डिसाइड हो रहे थे। जिन ब्यूरोक्रेट्स को आपने सिस्टम में घुसाया था वो अभी तक मोदी जी के खिलाफ लेटर लिख रहे हैं। और आप अपनी खुद की पार्टी को देखिए यार, है इलेक्शन पे इलेक्शन हारने के बाद आपके परिवार ने फिर भी आपकी पार्टी पर मोनोपोली बना रखी है, और फिर आप इंस्टीट्यूशंस पे कैप्चर की बात करते हो यार। मतलब यार जानवरों में भी इतनी शर्म होती है कि जब वो पॉटी करते हैं तो उसको कम से कम धूल से ढक देते हैं, लेकिन कांग्रेसी यार अलग ही लेवल के बेशरम है। इंडिया इज ए negotiation between its people. We believe India is its people. The BJP and the RSS believe that it is a geography, that it is a सोने की चिड़िया। अरे सर, ये आरएसएस को नहीं लगता, ये दुनिया के सारे ग्लोब्स को लगता है, ये गूगल मैप्स को भी लगता है। सर आपको क्या लगता है कि इंडिया है क्या? सर देखिए, जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया सही में चिड़िया है। इंडिया एक कंट्री है, आप समझते हैं ना इस बात को? Whose benefits should be distributed according to the karma of the people. We believe that the benefits of the negotiation should be distributed equally to everybody, regardless of what their karma is. फिर ये कहते हैं कि आरएसएस जो है कर्म के हिसाब से लोगों को बेनिफिट्स देना चाहता है। यार आरएसएस भी सोच रही होगी कि साला मैंने ये बोला कब, मुझे तो याद ही नहीं है। खैर आरएसएस ने तो ऐसा कभी बोला नहीं है, लेकिन राहुल बाबा की जो खुद की पार्टी है, उनके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बार ये जरूर बोला था कि भारत के मुसलमानों का पहला अधिकार बनता है भारत के रिसोर्सेस पर। ये बात शायद राहुल बाबा भूल गए हैं, और राहुल बाबा को ये बात भी याद रखनी चाहिए कि वो बीजेपी को, आरएसएस को अपर कास्ट की ऑर्गेनाइजेशन बोलते रहते हैं,
हैं, लेकिन जरा उनको खुद देखना चाहिए कि पिछले 2 इलेक्शंस में जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है इंडिया के, वो कहां वोट कर रहे हैं। और कसम से गांधी परिवार के लोगों को फेवरेटिज्म की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गांधी परिवार के लोगों का फेवरेटिज्म की निंदा करना बेसिकली सैलमन भाई का बुरी ड्राइविंग की निंदा करने के बराबर हो गया। अब राहुल बाबा से इंटरव्यूअर ने पूछा कि कांग्रेस को दोबारा जिताने के लिए क्या करना चाहिए। जवाब सुनिए। How does the Congress party now go back to its roots and start moving into mass action? So that is what was discussed. अब इसका अगर ऑनेस्ट जवाब देना था तो जवाब ये होना चाहिए कि जो परिवारवाद का मोनोपोली बनी हुई है कांग्रेस के ऊपर, वो हटाना चाहिए। जो असली मेहनती लोग हैं, जो असली टैलेंटेड लोग हैं, जिन लोगों का भारत की पब्लिक के साथ कनेक्शन है, उनको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन आप तो राहुल बाबा को जानते ही हैं। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। और आप कांग्रेस की डेमोक्रेसी को भी जानते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इलेक्शन वैसे ही होते हैं जैसे रशिया और चाइना में होते हैं। आप घोड़ों की रेस में राहुल गांधी को बार बार दौड़ाते रहते हैं। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। और फिर बुरा मानते हो कि आप इलेक्शन क्यों नहीं जीतते। मतलब कांग्रेसियों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक चीज होती है पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारना, और एक दूसरी चीज होती है कि ट्रेन लेके दिल्ली से मुंबई तक जाना, फिर उसके बाद मुंबई में बैंड्रा जाना, बैंड्रा में कुल्हाड़ी खरीदना, उसके बाद एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर जाना और उस तीसरी मंजिल से कुल्हाड़ी के ऊपर कूदना। और कांग्रेस बेसिकली ये दूसरी चीज कर रही है। बीजेपी हैज 100% control of media, control of communication, control of those structures. They have broad control of the institutional framework of the country. भैया ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो मीडिया को कंट्रोल करती है। साला इस समय पर रवीश कुमार, द वायर, द क्विंट और हमारे दुग्गल साहब सोच रहे होंगे कि यार साला हमको किसी ने बताया ही नहीं। अबे अगर बीजेपी हमको इतना कंट्रोल करती है तो हमसे इतनी गालियां क्यों खाती है? ये किस तरह का कंट्रोल है? वैसे उस लॉजिक के हिसाब से तो जैशे मोहम्मद को भी बीजेपी ही कंट्रोल करती होगी। So that conversation is what the opposition is trying to have. From the conversation will come great things. भाई साहब कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई और कांग्रेस जैसी पार्टीज है जो भारत में फ्री स्पीच को सपोर्ट करती हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मतलब यार इसके जवाब में बोले भी तो क्या बोले। मतलब ये तो इस लेवल का झूठ हो गया कि हिटलर यहूदियों से बड़ा प्यार करता था। मतलब ठीक है, राहुल गांधी जी का दिमाग तो हम सब जानते हैं कि वो इस तरह का झूठ बोल सकते हैं। You have my undivided attention. इनकी ऑडियंस का इंटेलिजेंस किस लेवल का है कि उनको ये बात एक्चुअली सच लगती है। People tell us that we should have a cadre like the BJP. And I tell them, the day we have a cadre like the BJP, we will be the BJP. We are a mass party. We are a party that listens to the expression of the Indian people. तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी को हराए, लेकिन ये नहीं चाहते कि कांग्रेस बीजेपी की तरह एक बड़ा बेस बनाए। ये चाहते हैं कि कांग्रेस अपने छोटे से बेस का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीते। उसके ऊपर से ये कहते हैं कि कांग्रेस एक मास पार्टी है, जबकि इनकी सिर्फ 2 स्टेट्स में गवर्नमेंट बची हुई है। सर जी का दिमाग और सर जी की जबान के बीच में इंडिया और पाकिस्तान की तरफ पार्टीशन हो रखा है। एक कुछ और बोल रहा है और दूसरा बिल्कुल उसका उल्टा बोलता है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान प्लीज राहुल गांधी जी को लंबी आयु देना और अगले 20-25 साल तक कम से कम इनको कांग्रेस पार्टी का लीडर बना के रखना, और कम से कम 20-25 साल तक और ये बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे। थैंक यू। You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka. Right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. Kerosene. You need one spark and we'll be in big trouble. और ये है इनकी स्पीच के पीछे का सच। ये लोग क्या चाहते हैं कि इंडिया में बेसिकली हर एक मुद्दे पर कम्युनल राइट वाली सिचुएशन क्रिएट की जाए और फिर
उस राइट के लिए बीजेपी को ब्लेम किया जाए। आप देखिए किस तरह से इन्होंने सीए के ऊपर दंगे करवाए, आप देखिए किस तरह से इन्होंने हिजाब इशू के ऊपर दंगे करवाने की कोशिश की, आप देखिए किस तरह से इन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर दंगे करवाए। अभी देखिए ये लोग ज्ञान व्यापी इशू पर भी दंगे करवाने की कोशिश करेंगे और इन सब का दोष सीधे बीजेपी के ऊपर डाल दिया जाएगा। और इसलिए अल्टीमेटली चलिए हम इनके ऊपर हंसते बहुत हैं क्योंकि ये बहुत सारी हमको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमको ये भी याद रखना जरूरी है कि ये लोग कितने खतरनाक हैं और इनकी आइडियोलॉजी कितनी खतरनाक है। क्योंकि देखिए इनका गोल हमेशा ये रहा है कि इंडिया को वापस एक फ्यूडल सोसाइटी बना दिया जाए, यानी इसको लैंग्वेज के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, रीजनलिज्म के बेसिस पर डिवाइड करके रखा जाए। क्योंकि अगर इंडिया को इस तरह से डिवाइड करके रखा जाएगा तभी कांग्रेस पार्टी और जो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो इंडिया पर राज कर पाएंगी, तभी लालू यादव और अखिलेश यादव जैसे लोग इंडिया पर राज कर पाएंगे। इसी तरह के फ्यूडल इंडिया में गुंडा राज चलता है और इसी गुंडा राज का इस्तेमाल करके टीएमसी जैसी जो पार्टीज हैं, सीपीआई जैसी जो पार्टीज हैं, वो इंडिया पर राज करती हैं। देखिए हिंदुत्व की सबसे बड़ी अचीवमेंट इंडिया में ये रही है कि उसने सभी हिंदुस्तानियों को एक लेवल तक जगा दिया है और उनको ये सिखाया है कि अगर इंडिया को कास्ट के नाम पे, रीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे बढ़ते हुए नहीं देखना है और अगर इंडिया से गुंडा राज को हटाना है तो भैया पॉलिटिकली और कल्चरली एकजुट होना पड़ेगा, तभी दाल गलेगी। और ये जो राहुल बाबा ने स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल किया है, इसको देखिए ऑपोजिशन पार्टीज के बहुत सारे लीडर्स ने अटेंड किया था। तो मैं खुश हूं कि ऑपोजिशन लीडर्स के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी का जो लीडर है वो इस तरह की चीजें बोल रहा है, ताकि इंडिया के लोगों को भी समय समय पर ये रिमाइंडर मिलता रहे कि ये लोग और इनकी आइडियोलॉजी कितनी खतरनाक है और वो हिंदुत्व के बैनर के नीचे हमेशा ऑर्गेनाइज होकर यूनाइटेड रहे। तो इस अमेजिंग स्टैंड अप स्पेशल को मैं देना चाहता हूं 4 out of 5 पप्पूज। I think this was a very good effort, but I also think that he can do better। और मैंने सुना है कि ये आने वाले समय में कैम्ब्रिज में एक और स्टैंड अप परफॉर्मेंस देने वाले हैं, तो आई होप कि वो वाली स्टैंड अप परफॉर्मेंस इस स्टैंड अप परफॉर्मेंस से भी बेहतर रहेगी। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने ये राहुल गांधी का स्टैंड अप स्पेशल देखा है? अगर आपने देखा है तो आपको उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? आप इनको कितने पप्पूज आउट ऑफ 5 पप्पूज देना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दीजिए, एक थम्स अप दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इन सबसे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद आया और आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब जरूर दबाएं, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप शाम शर्मा शो को ग्रो करने में मदद करना चाहते हैं तो प्लीज शाम शर्मा शो के नीचे पेट्रियन लिंक पर क्लिक करके एक पेट्रन जरूर बने। बाकी अगर आपकी राहुल गांधी जी की कॉमेडी देखकर मौत नहीं हुई हो तो मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो फ्रेंड्स मेरी तो मौत हो गई थी। मैं तो इनकी एंडिंग में जब बात कर रहे थे मैं तो यही सोच रही थी कि राहुल गांधी ने बोला क्या। मेरे तो केरोसिन बिछा रखा है, हाँ, बस चिंगारी की देरी है, जैसी चिंगारी हुई तो बस इंडिया तो ये हाल है। ये ऐसी बातें करते हैं बाहर जाके अपनी कंट्री के बारे में, और वहां पे कितने दूसरे लोग होंगे, इंडियंस जो हैं वहां रहते वो होंगे, वो सुन के सोच रहे होंगे पता नहीं इंडिया में क्या चल रहा है। तो क्योंकि हमारी तरह सब वीडियोस थोड़ी कोई देख रहे, न्यूज थोड़ी कोई देख रहे, वो देखेंगे कि कोई लीडर जो है पार्टी का कोई आया है तो ये जो बोल रहा है यही होगा। अभी देखिए अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं तो बोलेंगे अच्छा आप पार्टी में हैं, आप पावर में नहीं है और आप इतने सारे स्टेट्स में से 2 स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट, बस इसका मतलब बहुत ही माइनॉरिटी पार्टी से आ रहे हैं, राइट। अगर आप देखें कंट्री को तो नॉर्मली जो स्ट्रॉन्ग पार्टी होती है, अगर मान लीजिए वो मेजॉरिटी में नहीं है तो भी वो कहेंगे कि चलो आपके जो 50% से थोड़े से कम है आप लोग, और 50% से वो लोग थोड़े से ज्यादा है। यहाँ पे उनको नजर आ रहा है कि आप सिर्फ जो है 2 स्टेट्स में हो, मतलब मेजर आपके बहुत कम पावर है, फिर भी कौन बुला रहा है ये क्वेश्चन मार्क है कि क्यों बुलाया गया। आप पहले देखिए, या तो कोई ऐसी पार्टी हो जो मतलब कभी भी जीतने का चांस हो सकता है, बहुत ही मतलब टक्कर में हो, तो बंदा भी बोल सकता है ठीक है उनको बुलाइए, बातचीत करते देखते हैं कि उनकी क्या फिलॉसफी है। यहाँ पे आप उस पार्टी को बुला रहे हैं जो हमेशा हार रही है कॉन्टिन्यूसली और बहुत कम स्टेट्स में 2 स्टेट्स से पावर है, तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को बुला के वहां पे ये स्पीचें जो भी हो रही हैं, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस वही था कि वो जैसे कह रहे कि सारे कांग्रेस के लोग ही
वहां पे कुछ अपना कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने बुलाया है, वहां पे 2-4 लोग सुनेंगे, एंड ऑफ स्टोरी, बाय बाय। इन सब चीजों में मैं कुछ बताऊं, उनको समझ में आ भी रही थी वो क्या बोल रहे हैं। वो साथ वाले जो बैठे हुए थे उनकी शक्ल देखने वाली थी, इतनी दुख दर्द में बैठे हुए थे, वो तो कह रहे थे पता नहीं क्या बंदा बोल रहा है। इन सब चीजों करने से वोट वोट तो मिलने नहीं वाले। बल्कि और मैंने पहले भी कहा था, अगर मेहनत करनी है तो अपनी कंट्री में मेहनत करो, जगह जगह जाओ, दिखाओ तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है, जिससे तुम्हें लोग वोट करें। बाहर आके इस टाइप की एक्टिविटीज से क्या फर्क पड़ेगा इंडिया के लोगों को? नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। इससे क्या मिल रहा है? यही हो रहा है, रोस्टिंग हो रही है। जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया उनको अपनी तरफ कैसे लेके जाएंगे, ये सब करके पता नहीं। ओ मेरे को तो लगता है जो देते थे वोट वो भी जाग जाने चाहिए और उनको भी वोट देना बंद कर देना चाहिए। जागो भैया जागो। और सही बताया था कि मेन रीजन जब वो पूछ रहे थे कांग्रेस पार्टी कैसे आएगी, इंस्टेड की वो ग्रास रूट लेवल पे जाए, मास्क तो अभी क्यों नहीं है भाई? मतलब तुम्हारी पार्टी ग्रास रूट लेवल पे नहीं गई है, मास्क काम नहीं कर रही, इतने साल से पावर में थी तो ग्रास रूट तक पहुंच नहीं थी क्या? मुझे से मोदी जी का डायलॉग याद आ रहा है कि आप लोग तो बड़े ऊंचे हो गए हो, हम तो भैया रूट में ही रहते हैं, हम तो जड़ों के साथ ही हैं। मतलब ये कहना कि ग्रास रूट लेवल से काम करना पड़ेगा, तो इतने साल से ग्रास रूट लेवल पे तो थे, तो क्या हुआ क्या? तो पॉइंट, और इंस्टेड जो मेन रीजन यही है कि डायनेस्टी सिस्टम हटाओगे तब तुम्हारी पार्टी में कोई पॉसिबिलिटी आएगी। जब तक डायनेस्टी सिस्टम होगा कुछ नहीं हो सकता पार्टी का, और इसीलिए वो विश करें कि ऐसे ही रहो भैया। और कितना बीजेपी के अगेंस्ट जो है जहर घोल रहे थे, ओ माय गॉड कितना एक्सट्रीम तक गए वो देखे तो मुझे शॉक लग रहा था कि कोई झूठ बोलना है तो थोड़ा जो होता है ना, बंदा सोच समझ के उतनी क्वांटिटी में बोलता है, पर आप इतना देखिए यहाँ पे मोदी जी वहाँ पूरे देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह कितना प्राउड फील करा रहे हैं, कितना प्राउड, वो अपनी कंट्री के लिए मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ पे ऑपोजिशन जाके वहाँ पे अपने सेमिनारों में बातें कर रहा है, और वो भी गंद, मतलब इंडिया को नेगेटिव दिखा रहा है। ये देखो इंडिया से बाहर बात कर रहा है, बाहर जाके इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया की बुराई, मतलब एक जगह से हमें इतना खुशी मिलती है कि देखो इंडिया कितना है। कि इसीलिए मोदी जी भी कहते थे कि वहां पे जहाँ पे डिबेट्स होते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, वहां पे ऑपोजिशन होता कहाँ है? ऐसे ही है। पर अच्छा ऐसे अब जाओ और आपका लोग देखें और लोगों को समझ आए, मैं तो यही कहती हूँ। तो अपने तो मेरी तो हालत खस्ता हो गई देखकर ये वीडियो। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।